हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने लास्ट टास्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा, ऊप वाला। उसमें से आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस इन द स्टार्ट फ्रॉम सम स्टूडेंट्स। और सबसे पहले नजीबा, आप अपना टास्क शेयर करिएगा, स्क्रीन शेयर करिएगा और अपना टास्क ओपन करिएगा। नजीबा अरशद। सर वो एक्चुअली ना इंटरनेट का इशू है। ठीक है। तो वो मेरा ऑन नहीं हो रहा, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा। सुबह से मैं यूज कर रही थी फोन का डेटा, तो चलें। फिर अब वो उससे कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे आपका टास्क ओपन करता हूँ। आप फिर बता सकती हैं जो आपने टास्क सबमिट करवाया था। जी जी। ठीक है, मैं ओपन कर दूँ, नो इशू। तो वैसे मेरा एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, नो इशू। ओके जोबिया, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये करके आपको आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा नजीबा, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है आपका? सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। उसमें एम्प्लॉय मतलब ये कंपनी की हायरार्की बतानी थी आपने। ए, तो आ, मैंने तो खैर मल्टीपल इनहेरिटेंस वो इम्प्लीमेंट करनी थी हमने। अच्छा अच्छा। वो मैंने की है मेरे लिहाज से। मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली मैंने कोड किया था। हेडर फाइल डिफरेंट बनाई थी और सोर्स हम्म। फाइल डिफरेंट किया था। हम्म। ठीक हो गया। तो क्या ठीक हो कहते गया, हैं, मसला नहीं है, वो मैंने चेक कर लिया। रन करते वक्त मैंने इसको चेक कर लिया ना उस बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे वो थे, आपका लाइक उसमें, वेरी मच एरर्स। मैं समझ गया बात आपकी। अच्छा। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये है कि मैं आपको नजीबा इसमें ना कंडीशन बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसी एक आपने ना जब आपने एक, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब आप भी कुछ कोई चीज़ कर रही हो ना, लाइक आपने कोई क्वेश्चन एक समझना है, आपने सबसे पहले ना उसकी कंडीशन बेस समझ लेनी कि ये हो कैसे रहा है, इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, हम्म। पहले उस चीज़ को समझना। आपने उसको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देना। ठीक है, अगर तो आपको लगता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा उसको आप देखें, हम्म। उसको मैं आपको ये कहूँगा, अब सबके लिए सबने एक चीज़ सुननी मेरी। आप लोगों ने करना ये है, एक मिसाल है, मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर देता हूँ। आपको उसमें से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आपने इस चीज़ के लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए चैट जीपीटी पर जाके उससे ये पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करा है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता लगे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। ठीक हो गया? समझ गई आप मेरी बात? जी सर। ठीक है, इस हद तक आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा सा पता लगे, रिक्वायरमेंट्स को समझ आए। आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने जितने अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे ना क्वेश्चन को, उतने अच्छे तरीके से वो सॉल्व होगा, और वो उतना ही आपको आगे इन द फ्यूचर फ़ायदा देगा। ठीक है, लाइक आगे आपने बड़े प्रोजेक्ट्स की जब रिक्वायरमेंट समझनी है तो वो तो चीज़ और हो जाती है ना, ये भी छोटी, बहुत छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें लाइक अब आपने इसमें आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो सही है, या आपने सारा उसमें किया हुआ है, वीएस कोड में किया हुआ सारा आपने? जी जोबिया, क्या क्वेश्चन है आपका? विजुअल स्टूडियो पे किया ठीक है था। ठीक है ठीक है, मैं देख लिया, ओके हो गया। जी जोबिया, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा ना टास्क पूरा नहीं हो पाया और हम्म। जो है वो
मैं ना अभी ऊप सही से पढ़ी भी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ी है, क्योंकि ना अभी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे पेपर्स भी हो रहे हैं, तो इसी वजह से। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अरूज फातिमा, यस। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें, मैं बच्चों का टास्क देखना चाहती हूँ कि ठीक वो है, कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर आलिया करता फर्स्ट। मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, अभी एक मिनट ठहरो ज़रा आप। ओके। अच्छा जवेरिया, आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था ना, लास्ट ऊप वाला? आप अपनी स्क्रीन प्लीज़ शेयर करें मुझे। बाकी नजीबा, आपको मैं ना जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, इसका मैं आपको कुछ कंडीशंस भेजूंगा, आपने वो एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है? ओके सर। सर मैंने ना इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करने की भी कोशिश की थी, तो ठीक है। उसमें बड़े ज्यादा एरर्स आ गए नहीं नहीं, थे, वो ना आपको तो मैंने वो मैं ऐसा एक कर ही फाइल में कर दिया था आप सारा। लोगों को मैं ऐसा करूँगा कि कुछ आपको ना भेज दूंगा, क्या कहते हैं वो, एक फ़ाइल दे दूंगा, आप उसको एक दफ़ा सब एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना लाजमी, ठीक है? वो बिल्कुल बेसिक लेवल के ये जो क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हुए होंगे, ठीक है? आप सब ने उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, मुझे कोई क्वेश्चन उसमें आता तो मेरे से आपने पूछ लेना, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बाकी तो कर लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स, और उसका हम्म कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक। ठीक हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ आपको उसका, एक मिनट ठहरो। अभी कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइम है जिसने पूरा टास्क किया हो? आयशा, जमील, आपने पूरा टास्क किया हुआ है ना अपना? आपने स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। अच्छा इसमें आपने क्वेश्चन नंबर अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर आप 9 जो है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आपने कैसे किया। सर इसमें इनहेरिटेंस होनी थी, ठीक है। और सबसे पहले शेप की एक क्लास बना लिया, देन इसमें एक वर्चुअल फंक्शन बनाया, ठीक है। और देन उसको ओवरराइड किया हुआ है इधर रेक्टेंगल फंक्शन में भी ठीक है। और पब्लिक फंक्शन में भी। देन जो हमारी बेस क्लास थी, हमने उसको एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है। उस पॉइंटर के थ्रू हमने फिर उनको कॉल किया हुआ वर्चुअल फंक्शन को, रेक्टेंगुलर और उससे सर्कल से ठीक सर्कल पे, ठीक हो गया। और ये इसकी आउटपुट ऊपर आओ ज़रा एक मिनट। फंक्शन ओवरराइडिंग हुई हुई। ठीक है, ऊपर आओ ज़रा एक मिनट। जी क्या नाम है आपका जवेरी, आपको इसमें चीज़ की क्लियरेंस हुई है कि किस तरह से क्या कंडीशन वाइज हमने इसको किया? सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला, ये अब वाला तो हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन आयशा, क्वेश्चन नंबर 8 आप थोड़ा सा बताना इसमें क्या किया हुआ आप? तो इसमें एक नंबर की क्लास बनाई हुई है, देन हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें पैरामीटर पास किया हुआ है। ठीक है। ये नंबर ऑपरेटर, ये इसका सिंटैक्स है। ये नंबर जो टेम्प वेरिएबल है ना, उसमें हम्म हमारा जो नंबर है वो करंट ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, हम्म और देन वो जो हमारा जो वो है ना टेम्परेरी वेरिएबल, हम्म उसको हम रिटर्न भी कर रहे हैं, और ये मेन में आके हमने उसके ऑब्जेक्ट्स बना लिया, वहाँ पे वैल्यू पास कर दिया है, और देन एक न्यू वेरिएबल है जिसमें हमारा n3 स्टोर होगा, और ठीक उसको है। मतलब वैल्यू को कॉल किया और देन से हम प्रिंट करवा दिए। ये इसकी वो उसका है आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट। ठीक है। यस, बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है, नंबर ऑपरेटर प्लस नंबर जो पैरामीटर पास किया है नंबर n। ठीक है जी भैया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी।
वो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो मैं बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन दोनों का पता है आप लोगों का? ठीक है आयशा, वेरी गुड, आप इसको क्लोज कर लो। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का किसी को कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? सर कंस्ट्रक्टर जो है वो हम लोग क्लास का बना रहे होते हैं कि जब हमें बाद में चीज़ों को इनिशियलाइज करना होता है ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते वक्त, तो हम्म, उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाते हैं। ठीक हो और गया, डिस्ट्रक्टर स्पेस को फ्री करने के लिए। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। मैं आपको उसका फिर एक बार बताता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ठीक है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं, ये इन्होंने तो बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक इज स्पेशल फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और इसका पर्पस जो सा होता है वो होता है कि इनिशियलाइज डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यूज़ को सेट करने के लिए, और मेमोरी को एलोकेट मेमोरी को एलोकेट करता है ये, ठीक है। और उसको ये वर्क को स्टार्ट करवाता है। और जो इसका आप कह सकते हैं कि हमारे पास अब हमारे पास स्टूडेंट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, स्टूडेंट हमने क्रिएट किया, किसी भी नेम का स्टूडेंट हमने पूछा ये नेम है, उसके एन नेम एन किसी से हमने ले लिया। जैसे ही स्टूडेंट क्रिएट हुआ है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, तो कंस्ट्रक्टर उसमें ऑटोमेटिकली रन करेगा, ठीक हो गया। डिस्ट्रक्टर ये बेसिकली यही चीज़ है कि ये आपकी एक हमारे पास टर्म यूज़ होती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय या डिलीट, ठीक है। डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, डिलीट, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली स्टोरेज को क्लीन करने, डिलीट करने और इन चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक हो गया। फ्री मेमोरी, क्लोज फाइल्स, या फिर हमारे पास क्लीन अप रिसोर्सेज, जो चीज़ जो फंक्शन हमारे पास एक्सेस है वो उस जगह से रिमूव कर दे, ताकि हमारे पास फंक्शन की ये जो सी है स्पीड, या उसका आप कह सकते हैं कि जो उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो स्लो ना हो, ठीक है। तो वो डिस्ट्रक्टर वहाँ से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्लीन भी कह सकते हो आप, डिलीट भी कह सकते हो, ठीक हो गया। आपने बाकी ठीक बताया जुवेरिया। और ये कॉल कब कब होते हैं ठीक आपके? है। ये कॉल कब कब होते हैं आपके? इनके फीचर वाइज अगर हम देखें, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फीचर वाइज देखें, कॉल कब होता है ये? कंस्ट्रक्टर जो सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। पर्पसेस क्या होते हैं? वो कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज करता है, डिस्ट्रक्टर क्लीन अप करता है। फीचर वाइज, फीचर के अंदर इसका जो नेम होते हैं, नेम उसमें कंस्ट्रक्टर में सेम क्लास होती है और डिस्ट्रक्टर में क्लास नेम होता है। पैरामीटर्स क्या पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टर के नहीं होते, ठीक है। काउंट कंस्ट्रक्टर में मल्टीपल अलाउड होते हैं और डिस्ट्रक्टर में ओनली वन टाइम होता है, ठीक है। आप इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू आपका कोई भी काम रेडी करना, मींस कि आपका कोई, अब कह लो कि यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होना, आपका रूम को रेडी करना, आपका मतलब कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, देन आप रेडी हो गए हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में ये होता है कि आपने अपना यूनिवर्सिटी जाके काम को कंप्लीट करना है, ठीक है, और वहाँ से काम कंप्लीट करके सारी चीज़ों को वाइंड अप करना है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। आपने उसको क्लीन अप कर दिया सारी चीज़ को, ठीक हो गया, अब समझ आ गई है। और इसको शॉर्टली अगर इंटरव्यू पॉइंट से याद रखना है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू स्टार्ट, डिस्ट्रक्टर इज इक्वल टू एंड, ठीक हो गया। मिसम आपका टास्क हो गया था लास्ट, जो सा ऊप वाला था? सर मेरा 8th रह गया हुआ था। ठीक हो, बाकी हो गए थे क्वेश्चन आपके? यस सर, बाकी हो गए थे। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो ज़रा। ओके सर।
यस सर। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर जो सा है ना 6 एक दफ़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। एक सेकंड सर। सर यहाँ शो हो रहा है? जी जी, हो रहा। सर इसमें हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ठीक करनी है है कंपनी की। ठीक है ठीक है अब यहाँ पे हमने पहले हमने एम्प्लॉय की क्लास लगाई। ठीक है उसमें हमने प्रोटेक्टेड लगाया ताकि उसका स्ट्रिंग नेम और इंट एज के लिए। ठीक है। फिर हमने उसमें फिर हमने पब्लिक लिखा। उसके अंदर हमने वॉइड एम्प्लॉय की डिटेल जितनी भी हैं, यानी कि उसका नेम और उसकी एज वगैरह वो सब। ठीक उसके है बाद नेम को हमने एन से कर दिया और ठीक है एज को ए से कर दिया। ठीक है उसके बाद वाइड हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिस्प्ले क्योंकि पहले करवाना था, हम्म तो उसके अंदर हमने एम्प्लॉय का नेम हमारे पास आ गया सी आउट में और एम्प्लॉय की एज आ गई। हम्म उसके बाद हमने एक सेकंड बनाना था मैनेजर का। उसमें हम्म हमने पहले ड्राइव क्लास मैनेजर की और फिर उसके बाद हमने बेस क्लास एम्प्लॉय की रख दी। ठीक है फिर हमने उसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम, मतलब डिपार्टमेंट कौन सा उसका स्ट्रिंग वो रख दिया। हम्म उसके बाद वॉइड में मैनेजर की डिटेल्स क्या है, यानी कि उसका स्ट्रिंग डिपार्टमेंट कौन सा हम्म है। फिर जैसे हमने नेम को किया था एन से, उसके उसी तरह ही हम डिपार्टमेंट को डेप्थ से कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने वॉइड मैनेजर की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है। तो उसमें पहले एम्प्लॉय की डिटेल्स आएंगी, यानी कि सबसे पहले उसका नाम और उसकी एज, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर वो हमारे पास आउटपुट होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने थर्ड बनाई कि हमने सीनियर मैनेजर भी लेना है, हम्म उसकी फिर पब्लिक मैनेजर बनाया। हम्म फिर उसमें हमने प्राइवेट फ्लोट, अब उसका बोनस क्या होगा अकॉर्डिंग टू मनी। ठीक है फिर उनमें पब्लिक रखा वॉइड सीनियर मैनेजर डिटेल, यानी कि फ्लोट बोनस उसका है। फिर बोनस को हमने उसी तरह बी से डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। बी। बी हाँ से जी। ठीक हो गया। फिर वॉइड, हाँ जी, फिर उसके बाद वॉइड डिस्प्ले सीनियर मैनेजर की डिटेल्स। अब उसके नीचे, अब क्योंकि मैनेजर की डिटेल थी तो इसलिए पहले मैनेजर का डिपार्टमेंट आएगा, फिर उसके बाद उसका बोनस नीचे आ जाएगा। ठीक है अब जैसे अब हमने इस तरह किया कि सीनियर मैनेजर, फिर अब पहले एम्प्लॉय की डिटेल आएगी, फिर फिर मैनेजर का डिपार्टमेंट, फिर सीनियर मैनेजर की फीस क्या है, हम्म और फिर इसी तरह हमारे पास ये ठीक डिस्प्ले हो हो जाएगा गया। सारा। इसको आप एक दफ़ा उस पर रन करवाओगे ऑनलाइन कंपाइलर पे ज़रा। फिर मैं करवाता हूँ। सर इसमें प्रोटेक्टर क्यों लगाया, मतलब प्रोटेक्ट क्यों किया है हवा जो डाटा है उसको? डाटा कुछ चीज़ें होती है, मैं बता रहा हूँ कि हमें कंडीशन को देख के करना पड़ता है। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोटेक्टेड में होती है, हम हर चीज़ खुली नहीं रख सकते। अब आप अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ खुली तो नहीं पड़ी हुई ना। जैसे कंपनी की एक मैनेजमेंट सिस्टम है, कंपनी की वेबसाइट है, या कंपनी का कोई एक एचआरएम है, उसमें आपके पास वो डाटा खुला तो नहीं पड़ा होता ना। लाइक वो सिक्योर्ड ही नहीं है तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे। तो इसलिए इसमें प्रोटेक्टेड चीज़ हम लोग प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट मेथड्स। ठीक है प्राइवेट जो है वही प्रोटेक्टर ही होता है ना, जी। इसका सही भी काम जी होता जी जी, प्राइवेट प्रोटेक्टेड ही होता है। ठीक हो गया। तो एनएम ठीक है। ओके, इसको दोबारा रन करना ज़रा एक दफ़ा। ठीक है। ओके हो गया। ठीक हो गया, वेरी गुड यार।
नेक्स्ट जो सा है ना, अब आपको मैं चीज़ें बताता हूँ किस तरह से क्या कर। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर लो। ठीक है, सर सॉरी बट मुझे ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। किस किस चीज़ का कॉन्सेप्ट कह रही हैं आप, आपको क्लियर नहीं हो रहा? तो ये जैसे मेथड्स ओवरलोड करते हैं वो समझ आ रही है ना, लेकिन ऑपरेटर्स ओवरलोड क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। क्या हम ठीक, सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर लें? मैं बताता हूँ आपको। यस सानिया, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया, मुझे उसमें ना वर्चुअल फंक्शन की समझ नहीं है, चलो वर्चुअल उसका थोड़ा सा फंक्शन बताओ। समझाता हूँ आपको मैं। अच्छा, आपने पूछा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, यही पूछा ना आपने जवेरिया? जी अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बेसिकली आप इसको सिंपली जो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं, जैसे प्लस माइनस इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और लेस देन के साइन, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स, ठीक है, उनको उनको उन्हीं की कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए रीडिफाइन करना। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटर का बिहेवियर हम पहले अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ जी, मेरे पास एक इंटीजर है a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, उसका सी आउट आ रहा है जी हमारे पास एक ही लाइन में, हम कहते हैं a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये नॉर्मल वेरिएबल है, यहाँ पे उसका आंसर आएगा 8। ठीक है, और लेकिन जब आपके पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन आता है C1 C2 आप एक ले लेते हो, और उसके बाद C1 प्लस C2, वहाँ पे आपने चीज़ डिफाइन ही नहीं किया, आप उसमें करवाना क्या चाह रहे हो, तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करने हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं होगा, तो उसको ऐड कैसे करेगा? आप समझो बात को। इसलिए जी जी ऑपरेटर समझ। को इसीलिए ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं हम लोग। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब ओवरलोडिंग के लिए आपके पास बाइनरी और यूनरी दो टाइप के होते हैं ऑपरेटर्स जो आप यूज़ करते हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ठीक है, फिर प्लस प्लस, एक माइनस, एक एक्सक्लेमेशन का, वो इफ़ एल्स के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसमें आपके पास ये दूसरे जो से क्वेश्चन मार्क, साइज ऑफ, ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। ठीक हो गया? बाइनरी एंड यूनरी, टू टाइप्स ऑफ यू हैव ऑपरेटर्स फॉर यूजिंग फॉर द ओवरलोडिंग। ठीक है, जी ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक सानिया आपका वर्चुअल फंक्शन के हवाले से। Yes, वर्चुअल फंक्शन पूछे थे ना आपने? जी जी। ठीक है, मैं आपको बताता बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से हैं फिर बाइनरी और यूनरी में से? हूँ। बाइनरी के अंदर आपके, मैं बाइनरी के अंदर आपको बताया कि बाइनरी के अंदर आपके आते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, और यूनरी के अंदर आपके आते हैं प्लस प्लस, माइनस और एक्सक्लेमेशन, ये दोनों में है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, वर्चुअल फंक्शन सानिया ये चीज़ होती है कि हमारे पास सिंपल इसकी एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं, वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और चाइल्ड क्लास उसे ओवरराइड कर सकती है, जिसमें रन टाइम पे करेक्ट फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, और यानी कि आपके पास रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा। ये तो अच्छा, ये गेट खुला हुआ है, जबी बंद कर, उठ के बंद कर। अच्छा, वर्चुअल फंक्शन के अंदर ना डेफिनेशन सिंपल ये होती है कि वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन है जिसके बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और चाइल्ड क्लास उसे ओवरराइड कर सकती है, जिसमें जिसे रन टाइम पे करेक्ट फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, यानी कि रन टाइम पे डिसाइड होता है कौन सा फंक्शन चलेगा, इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, अब इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, लाइक मेरे पास सिंपल वर्ड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विदाउट वर्चुअल हमारे पास कुछ एक होता है पेरेंट पॉइंटर, एक होता है पेरेंट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू से डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक क्लास है पेरेंट की, उसमें पब्लिकली हम शो करवा रहे हैं कि ये एक पेरेंट फंक्शन है। ठीक है, और उसमें पेरेंट फंक्शन के अंदर एक n
हम लोग डिक्लेयर करवा देते हैं, और दूसरा एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जो बनता है उसमें हमारे पास क्लास आती है चाइल्ड की, और पब्लिकली हमने पेरेंट को उसकी एक पेरेंट क्लास बनाया हुआ है, और उसी से वो डिराइव हो रही है आगे, ठीक है, उसको हम शो करवाते हैं। आगे हम लोग एंड पे उसको पॉइंटर्स के थ्रू एक न्यू चाइल्ड के लिए आगे कि न्यू चाइल्ड हमारा एक वो करे, और आगे उसको हम डिक्लेयर करवाते हैं कि उसको वो शो कर दे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा पेरेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि गलत एक हमारी चीज़ इसमें, हमारी जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट था जो सा था वो गलत था, लेकिन जो हमने थर्ड उसमें nth एक बना दिया था वो चीज़ गलत थी, बट उसमें हुआ कि फिर भी पेरेंट फंक्शन कॉल हुआ। इसको कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कि कंपाइलिंग के दौरान ही बाइंडिंग हो गई है, ठीक है। ओके मैं बताता हूँ। और वर्चुअल फंक्शन के जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसे, जो उसके फ़ायदे होते हैं वो ये होता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक तो होती है, दूसरी इसकी फ़ंक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन इसका क्लीन होता है, और इसका सिस्टम जो सा होता है वो एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि बेस क्लास में वर्चुअल लगता है, मोस्टली इनहेरिटेंस के साथ यूज़ होता है, पेरेंट पॉइंटर या चाइल्ड ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं आपके इंटरव्यू के लिहाज से, ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? एब्स्ट्रैक्शन का था आई थिंक। ठीक है, मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली सिंपल इसको आप डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अननेसेसरी डिटेल्स हाइड करना, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप शो करते हैं। शो ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, हाइड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में इसको आप कह सकते हैं कि इसको यूज़ करते हैं क्या करना है, ठीक है, वो पता हो, कैसे हो रहा है वो हिडन है, जो कर रहे हो वो पता है लेकिन क्या हो रहा है वो हिडन है। मींस के एटीएम में चले जाओ, आप वहाँ पे जाके अपना डाटा डालो, आपको नहीं पता पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है, आप जैसे अपना डाटा एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल है, लेकिन आपके पास एक एग्जांपल ऐसे है, एक कार है, ठीक है, स्टार्ट, आपको पता है कि स्टार्ट होती है, उसको ड्राइव करते हैं, देन वी शुड ब्रेक इट, ठीक है, लेकिन आपको उसके पीछे का ये नहीं पता कि इंजन कैसे वर्क कर रहा है, फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, गियर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सब हिडन है। यही एब्स्ट्रैक्शन होती है। ओके हो गया? ओके सर। प्रोग्रामिंग के अंदर जो सी हम लोग अपनी इंटरनल लॉजिक जो सी उसको हाइड करते हैं, सिर्फ इंटरफेस शो करते हैं, ठीक है। आपके पास कभी ऐसा हुआ हो कि आप फेसबुक पे लॉगिन करने गए हो, तो आपको कहेगा जी अपना नेम डालो और इसको बैकएंड पे खुद ही दे के हो जाके, ऐसा तो नहीं होता ना कभी, वो उसको हाइड करके रखता है, ठीक है। आप यहाँ से डाटा एंटर करते हो, डाटाबेस में वो क्लिक करता है, आपका डाटा वहाँ से निकाल के आपको शो करवा देता है कि ये आपकी आईडी है, ये आपका सारा कुछ है, या ये आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए, फिर हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ मूव करें। जी जी जी, क्या क्वेश्चन है? सर मेरा VS कोड पे ना रन नहीं हो रहा कोड। अच्छा, आप ऐसा करो, VS कोड पे जिसका रन नहीं होता ना, वो VS कोड यूज़ ही ना करो। आप लोग सिंपली गूगल पे जाकर ना लिखो डेव C++ ऑनलाइन कंपाइलर, उस पर चल लेगा कोड आपका, ठीक है। ठीक है हसीब। और अगर सर VS कोड पे चलाना चाहें इसको? अच्छा यार, VS कोड के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको साथ करनी पड़ती हैं। VS कोड के ऊपर मैं तो आपको यही कहूँगा, VS कोड पे फिलहाल ना चलाओ, इसको चलाओ उसके ऊपर डेव C++ के ऑनलाइन कंपाइलर पे चुप आराम से, ठीक है। ठीक है सर। उसमें आप कंफ्यूज हो गए तो उसमें आप उसको आराम से वहाँ चलाओ जाकर, डेव C++ का ऑनलाइन कंपाइलर है प्रोग्रामीज़ का, वहाँ पे चला लो या उसको इंस्टॉल कर लो, वहाँ बेहतर है कि उसको ऑनलाइन ही चलाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ें ये हैं कि अरूज, हमारे पास एक नई हमारी स्टूडेंट है, हर नेम इज़ अरूज फातिमा, एंड अरूज प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट एंड टेल अस दैट what are your goals you want to learn from this internship, so you please tell your short introduction please.
Assalamualaikum everyone. My name is Ruth Fatma and I am currently pursuing my coffee adding degree from Superior University. I want to become a full stack developer. I start my journey from front-end development. Okay, okay, My goal is I want to gain hands-on experience okay, on okay, real-time projects. okay, Thank you. ओके। अच्छा अरूज, आपको मैंने टॉपिक्स वगैरह शेयर किए थे ना, उसको एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कल मैंने आपको टॉपिक्स आई थिंक शेयर कर दिए हुए थे कल, तो आप उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा और गो थ्रू करके मुझे आप बता दीजिएगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन है उसके अंदर, उसको देख लेंगे हम, ठीक है। और बाकी जौन सा है हम लोग नेक्स्ट चीज़ों की तरफ बताता हूँ आपको हमने किस तरह से क्या काम करना। वो मैंने पढ़ी थी लेकिन वो सिंपल सी प्लस प्लस में थी, उसमें वो नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक है। मैं आपको टॉपिक आपको ना भेज दूंगा आज फिर एक दफ़ा कि आपने ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सा हमारी चीज़ें इस तरह से हैं कि अब हम लोगों ने थोड़ा सा आगे मूव करना है अपनी HTML CSS और बूटस्ट्रैप के ऊपर। आप लोगों ने अपने जो चीज़ें रह गई हैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर कर दी हैं पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी, ठीक है। C++ पे और ऊ पे मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया आपकी, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ें इनकी बेस के ऊपर जो नेक्स्ट चीज़ें हमने अब करनी है HTML CSS और बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब आपको मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू दूंगा कि बूटस्ट्रैप क्या होती है और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। HTML CSS का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मेनली चीज़ हमारे पास बूटस्ट्रैप होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, फ्रंट एंड के लिहाज से भी। टेलविंड से तो ज़्यादा यूज होती है बूटस्ट्रैप, इनमें डिफरेंस क्या है? टेलविंड आप बताता हूँ आपको, बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए, टेलविंड भी आनी चाहिए, ठीक है। अब होता ये है कि हमारे पास हम लोग कहते हैं कि अगर हम C++ और बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने टेलविंड अलहदा से यूज़ करनी है, वो थोड़ी सी एडवांस है, उसमें क्लासेस और अच्छी बनी होती हैं। टेलविंड और जो CSS है वो इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। आप उसको इस तरह से यूज़ कर लें या उसको इकट्ठा एक दफ़ा यूज़ कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। वो एडवांस है, ये थोड़ा सा बैक लेवल है, इसमें थोड़ा सा आप कह लो कि क्लासेस के हवाले से फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें सारी वही होती हैं, ठीक है। जब हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ना तो हमें एडवांस लेवल भी आएगा। जब हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो बेसिक लेवल पे हमें चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, फिर हम एडवांस लेवल पे उस तरह से चीज़ों को कर नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिक से हम इसी वजह से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये पता हो बूट आपको प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ में आ सकता है। आपको वो ये कह सकते हैं कि जी टेलविंड के बजाय आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है। जब हमें आपने एक मिसाल है बूटस्ट्रैप देखी ही ना हो तो आपको कैसे पता लगेगा मैंने बूटस्ट्रैप को इंप्लीमेंट कैसे करना है। हालांकि क्लासेस सेम ही होती हैं, मसला नहीं होता, इतना फ़र्क नहीं होता उसमें, फिर भी एक दफ़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है आपको। बेसिकली बूटस्ट्रैप एक आप कह लो कि ये तो एक ना कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है, ये क्लासेस हैं, ये बनी बनाई रेडीमेड चीज़ें हैं। ये आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिंक करके इनको यूज़ करना होता है, बस सिंपली। इसमें आपका कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। इसमें अब बेसिक होता गया है बूटस्ट्रैप के अंदर आप कह सकते हैं कि ये एक एडवांस फॉर्म है फॉर द स्टाइलिंग फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को एक बताई थी कि आप लोगों ने अपनी जो दो चीज़ों पे फोकस करना है जब हमने अपने टूल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके, अभी लेफ़्ट क्लिक पे आपको शो नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, उसको ओपन कर लेना। इस तरह से इंस्पेक्ट खुल जाता है। इंस्पेक्ट को जितना अच्छा यूज़ करोगे ना उतना आपको फ़ायदा देगा। आपने ये नहीं देखना कि मैंने आपके कोड में एरर आ रहा है आप कोड में जाके सर्चिंग करना शुरू कर दो ऐसे ही। आपने सिंपली ये देखना है कि यहाँ पेरेंट चाइल्ड क्लास कैसे लगी हुई हैं। आपने सिंपली करना है कि ये इंस्पेक्ट का ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेज इंस्पेक्ट। इसको हम लोग ऐसे क्लिक कर लेंगे। अब हमने इस चीज़ को चेक करना है। ये देखो अब इसमें वो बताएगा कि इसमें किस तरह से क्या क्या क्लासेस लगी हुई, देख रहे हो। ये ऊपर सारी आपको स्टाइलिंग की क्लास, पेरेंट चाइल्ड सारा कुछ लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसकी पेरेंट क्लास कौन सी, आपको कैसे एक्सेस कर सकते हो। हम सबसे पहले देखेंगे जी इसको, ये देखो मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा बताया था इसका। अब यहाँ से चेक करेंगे कि हम लोग इसको स्टाइलिंग दे के किस तरह से क्या कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि जी हमें तो उसका ग्रीन कलर जो सा ना ये चीज़ जो सी है इसको हम चेक करते हैं कि
ये यहाँ पे हमारे पास ठीक हमें अगर ना चाहिए तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे और क्या चीज़ किस तरह से सूट करेगी हम लोगों को, ठीक है। ये देखो रिमूव हो गया बैकग्राउंड कलर इसका। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे बैकग्राउंड कलर के अंदर क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लू। मैं यहीं पे लिखूँगा, चेक कर लूँगा कि ब्लू अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है वो चाहिए 18 के बजाय 30 पिक्सल। ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। पैडिंग इसकी होती है, पैडिंग और मार्जिन में फ़र्क ये होता है। पैडिंग देखना, पैडिंग क्या करती है। ये 19 पिक्सल पैडिंग लगी हुई है, 19 को मैं करता हूँ रिमूव। मैं यहाँ पे करता हूँ 30। पैडिंग लगती है हमेशा इनर साइड से, अंदरली साइड होती है। देखो अब ये देखो ये इस तरह से अंदर वाली साइड से ये सेंटर हो जाता है और ये साइडों से इस तरह पैडिंग लगती है। ये पैडिंग होती है। मार्जिन हमेशा यहाँ से बाहर वाली साइडों से होता है। तो पैडिंग और मार्जिन में ये फ़र्क होता है, ठीक हो गया। पैडिंग राइट आपकी दी, पैडिंग राइट ख़त्म करता हूँ यहाँ से मैं। ये देखो पैडिंग राइट से ख़त्म कर दी, वो इसका स्टाइल ख़राब हो गया। पैडिंग राइट से सही करूँगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस होता है कि ये आपका कितना गुलाई के अंदर है ये चीज़। ये अब बॉर्डर रेडियस को मैं 5 दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से ये कितना राउंडेड होता है मैं इसको वो देता हूँ। ये देखो 5 के, देखो अब वो बिल्कुल स्क्वायर में आ गया आपका, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 30। ये देखो, देख रहे हो। तो ये चीज़ होती है। यहाँ से आपने अपना ये इंस्पेक्ट पे जितना हाथ सीधा कर लोगे ना, आपको मसले नहीं आएंगे कभी भी प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद कोड चेक करना है, कोई मसले आ रहे हैं, यहाँ पे आपका HTML कोड सारा शो हो रहा है आपको। यहाँ से देखो कि क्या किस तरह से करना है। ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, स्टाइल चेंजिंग आपने जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही करनी है। मैं यहाँ पे इसको अभी ये क्लोज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, ये वैसे फिर वैसे ही वापस हो जाएगा जैसे पहले था। ये देखो, ठीक है। तो बाकी जो सा इसमें हमारे पास अब कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स जो से डिफरेंट कंटेनर्स, एक फ्लूइड कंटेनर यूज़ होता है। कंटेनर जो होता है फ्लूइड का मतलब होता है फैला हुआ। ये कंटेनर क्लासेस होती हैं हमारे पास जो इसमें यूज़ होती हैं बेसिकली। अब आपको मैं पहले इसमें ग्रिड सिस्टम बताता हूँ। ग्रिड सिस्टम में ये होता है हमारे पास पैन्स होते हैं और हमारे पास कॉल सिस्टम होता है। कॉलम या ग्रिड सिस्टम बोलते हैं हम इसको। कॉलम्स के अंदर हमारे पास एक पेज पे ये जितना बड़ा पेज है, सारे इस पेज के ऊपर डिफरेंट स्पैन्स और डिफरेंट कॉल्स के अंदर हर सेक्शन डिवाइड हुआ है। हर सेक्शन इसके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, कॉल्स करते क्या हैं बेसिकली। कॉल्स को 12 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और स्पैन्स को भी पेज के अंदर 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली आप देखें, अब ये हमारे पास में डिफरेंट क्या कहते हैं साइजेस होते हैं, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम और डबल XL, ठीक है। वो डिफरेंट पिक्सल्स के लिए होते हैं। अब इसकी एग्जांपल बताता हूँ ये कैसे चलता है। अब हमारे पास ये एक पूरा ग्रिड सिस्टम इस पर लगा हुआ। मैंने आपको बताया था कि एक पेज 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे ये एक 9 की डिवीजन, एक 10 की, एक 3 की डिवीजन। ये 3 है, ये 9 है। मैं कहता हूँ कि मुझे 3 9 में चाहिए नहीं, मुझे 3 9 में चाहिए नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस चीज़ को आपकी जो सी है ना ये वाली एक ये बना हुआ है, इस तरह से इसको उठाऊँगा यहाँ से सिंपल। इसके नीचे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ 2, इसके नीचे कर दिया 3, ठीक है। अब ये होते हैं 12 में, 4 3 12, ठीक है। इसको भी 3 दिया मैंने, इसको भी मैंने 3 दे, इसको ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। इसको ये 3 3 आ गए सारे। टेक्स्ट वाइट, BG प्राइमरी, डार्क प्राइमरी, ये भी डार्क। अब देखना क्या होता है, देख रहे हो। ये होती है हर पेज में हर चीज़ की अच्छे तरीके से डिवीजन। हर पार्ट को, एक पार्ट में आपका यहाँ पे आ गया जी आप लोगों का डाटा, तो वो 4 इन चीज़ों में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ गया कि एक आपने देखा होगा प्रोडक्ट की वेबसाइट ऊपर आ गया जी मेन सेक्शन। मेन सेक्शन इस तरह लग गया, उसकी अलहदा से ये एक होगी डिवीजन सारी इस कॉल्स के थ्रू। अगला आएगा लेडीज सेक्शन, उसकी डिवीजन अलहदा होगी। अगला आएगा जी आपका कोई और सेक्शन, उसकी डिवीजन अलहदा होगी। तो इस तरह से हम हर पेज को सेक्शन वाइज और कॉल वाइज लेके चलते हैं, ठीक है। अब आप इसमें कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है कि ये फैला हुआ है टोटली। अब मैं कंटेनर देता हूँ, जस्ट इसको कंटेनर क्लास देता हूँ। ये जो क्लासेस यूज़ हो रही हैं सारी ये बूटस्ट्रैप की हैं, कॉल, रो, ये क्लासेस सारी बूटस्ट्रैप की। बाकी ये रो आप इसको HTML बोलते हैं, रो HTML, ठीक है।
इसको मैं करता हूँ जस्ट अ कंटेनर, तो दैट इज़ ये देखो उसको अपने आप के अंदर वो कंटेन कर लेगा, उस कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा। कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है कि वो फ्लूइड के अंदर फैला हुआ पूरा अपने आप को पूरे पेज पे फैला लेता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे तो रो में डाटा चाहिए नहीं है, तो रो में आ रहा, मुझे चाहिए कॉलम में। मैं सिंपली क्या करूँगा, ये इसकी पेरेंट क्लास है यहाँ पे जिसको रो लगा हुआ है, मैं रो की जगह इसको क्या करता हूँ, सिंपल करता हूँ कॉलम, ठीक है। ये देखना, ये देखो कॉलम में आ गया डाटा, ठीक है। ये होता है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, जिसको आप हर तरह से मैनेज कर सकते हो, इजीली मैनेज कर सकते हो अपनी स्टाइलिंग को, अपनी हर चीज़ को। उसमें बेसिक अब चीज़ें क्या होती हैं हमारे, आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर टेबल्स आप यूज़ करते हो, वो यहाँ से होते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, ये बूटस्ट्रैप हमेशा यहाँ से आपकी कॉपी पेस्ट ही होती है, वो ये नहीं समझना कि हमें किस आ रही है नहीं आ रही, वो कॉपी पेस्ट यहीं से करके सारे यूज़ करते हैं। बेशक वो आपका जूनियर डेवलपर है, बेशक सीनियर है, बेशक बहुत सीनियर है, तो सारे यहाँ से इसको यूज़ करते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से इसका कोड कॉपी करते हैं। दैट इज़ अ कॉपी पेस्टिंग थिंग। उसके बाद उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कस्टमाइज़ करके यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इमेजेस आ जाती हैं इसमें हमारे पास, इमेजेस जिस तरह हम लोग अपने डालते हैं उसके ये लिंक्स सारे हैं, ये सारी क्लासेस इस तरह यूज़ हुई हैं। फिर हमारे पास अलर्ट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कि सक्सेसफुली योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, वो भी सारे यहीं से ड्राइव होते हैं, इनकी ये अलर्ट, ये सारी क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप की। और ये इसमें आपको कस्टम स्टाइलिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ऑलरेडी सारा कुछ हुआ होता है, बस आपको अगर कोई कलर चेंज करना है तो आप उसकी क्लास जाकर चेंज कर देते हो, उसको एक नई क्लास दे देते हो। इसमें जस्ट होता ही है कि आप एक लिंक इंप्लीमेंट कर देते हो, एक लिंक लगा देते हो अपने कोड के अंदर कि ये चीज़ मेरी हमारा क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप का लिंक है, और वो हमेशा लिंक हेडर के ऊपर आता है, हेडर के ऊपर लिंक आता है। और काम हमेशा हमारा बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिव्स और डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिसपे हम काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंटेनर्स, इन चीज़ों में हम काम करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बटन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे बटन्स है ये भी सारे यहीं से ही आते हैं आपके पास, ये आपको बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करती है। ये लाइब्रेरी क्यों बनाई गई है, ताकि आपका काम आसान हो, आपको स्टाइलिंग के अंदर इतना खपना ना पड़े, आपको चीज़ों को इस तरह से ना करना पड़े। बैजेस, प्रोग्रेस बार्स जैसे ये आती हैं, कितने परसेंट हो गया है आपकी परसेंटेज वो शो करता है। ये स्पिनर्स, जैसे आपकी वेबसाइट लोडर होती है, लोड कर रही होती है, ये आते हैं यहाँ से। पेजिनेशंस, जैसे आप एक पेज पे डाटा आ रहा है, दूसरे पेज पे जाना, डाटा क्या आएगा, तीसरे पेज पे है। लिस्ट ग्रुप्स, कार्ड्स जैसे प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉप डाउन्स आ गए आपके, जो कि आपको वेबसाइट पे इस तरह से शो होते हैं। ये साथ ही उसका कोड है नीचे। कोलैप्स में आपका फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, देखे होंगे वेबसाइट के नीचे लिखा होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ये देखो ऐसे होता है वो। नेविगेशन जोन सी आती हैं ऊपर, ये नैब बार्स हैं जो ऊपर प्रॉपरली, ये देखो इस तरह से पूरी कैरोजल्स में आपकी ऑटोमेटिकली पिक्चर्स चलती हैं, ये देखो। ये मॉडल पॉपअप्स होते हैं, ये देखो ऐसे पॉपअप्स आता है आपको, ठीक हो गया। ये सारा कुछ ये है, इसमें आपका वो नहीं। अगर आपने बूटस्ट्रैप की ज़्यादा डेप्थ में जाना तो यू शुड सर्च सिंपली हेयर बूटस्ट्रैप 5 ओनली, ठीक है। ये आपका एक और बूटस्ट्रैप का, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी बूटस्ट्रैप की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मैं लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आपने इसको भी गो थ्रू करना है। आप लोगों को बूटस्ट्रैप की समझ आई है, मुझे आप बताएं कि व्हाट इज़ द बूटस्ट्रैप एंड व्हाई वी यूज़ दैट। जवेरिया आपको समझ आई है बूटस्ट्रैप की, नजीबा आपको समझ आई है बूटस्ट्रैप की कि व्हाट इज़ द बूटस्ट्रैप। यस सर, क्लियर हुआ है। जी नजीबा आपको। सर वेबसाइट को स्टाइलिंग देने के लिए। जी सर मुझे इन चीजों का आइडिया तो है, लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से मुझे तो सही से सुनाई नहीं दी। अरूज क्या कह रहे हो आप? वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। हाँ, इसको बेसिकली हम लोग एडवांस टाइप की स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। वैसे स्टाइलिंग CSS से होती है, लेकिन ये एडवांस टाइप की स्टाइलिंग है। आपका एक घर है, मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि उसमें बूटस्ट्रैप का क्या मकसद है। आपका एक घर है, आप अपने घर को पेंट भी करवाते हो, सारा कुछ करवाते हो, लेकिन आपको ये चाहिए कि मेरा घर जो सा ये पूरा एक लेवल घर हो। मीन्स के लेवल से मुराद है कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो टेढ़े मेढ़े को सीधा करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडवांस बूटस्ट्रैप, ताकि आपका घर जो सा प्रॉपरली एक एडवांस लेवल का लगे। ठीक हो गया, उसकी फिनिशिंग अच्छी हो, उसका सारा कुछ अच्छा हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग कैसे देखते हैं किसी वेबसाइट की, ये है देखो, ये रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से आपकी काउंट होती है, आप लोग इंस्पेक्ट करते हो,
हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करते हैं कि हर स्क्रीन के लिहाज से वो अपने आप को मैनेज कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। को रिस्पॉन्सिव मैं चेक करता हूँ। अब ये देखो, ये एक मिनट, ये रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे होती है। अब देखो मैं जिस स्क्रीन के लिहाज से उसको कर रहा हूँ, इंटरनेट का इशू है, मैं जिस स्क्रीन के लिहाज से उसको कर रहा हूँ ना, मूव ऑन, कोई भी चीज़, कोई कॉल, कोई स्पैन, ये सारा बूटस्ट्रैप का कमाल है। ये कोई भी चीज़ उसको वो ख़राब नहीं कर रहा किसी चीज़ को। जिस स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ, जिस मोबाइल की, देखो देख रहे हो आईपैड मिनी पे ऐसे आपको मीडिया क्यूरी से होता है ना? ये मीडिया क्यूरीज है, ये मीडिया क्यूरीज है। और मीडिया क्यूरीज तो एक अलग चीज़ है ना, मीडिया क्यूरीज तो आपकी एक अलग चीज़ आ जाती है। जो हमारी होती है ना, ये कॉल सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, पता है आपको इस चीज़ का? हम लोग जो समझते हैं कि हम लोग मीडिया क्यूरीज से कर लेते हैं, लेकिन ग्रिड सिस्टम का और सेक्शन वाइज काम का बहुत बड़ा रोल होता है। हम मीडिया क्यूरीज लगा भी देंगे ना, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आपकी वेबसाइट का वो ठीक नहीं होगा, वो ख़राब करेगा, डिज़ाइन को ख़राब कर देगा पकड़ के। डिज़ाइन को आप कह लो कि जब उसको रिस्पॉन्सिव स्क्रीन पे चेक करोगे, वो आपको कोई चीज़ बड़ी दिखाएगा, कोई चीज़ छोटी दिखाएगा। ठीक है, तो बेस सेक्शन ठीक नहीं है, वो ग्रिड यस, होगा। उसमें हम सेक्शन वाइज काम करते हैं। अभी देखो यहाँ पे साइड में काम हुआ होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काम होता है सेक्शन वाइज। आई थिंक यहाँ पे होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिखाऊँ इसकी एक, कि सेक्शन वाइज कैसे काम होता है। ठीक है, मैं आपको एक काम भी दिखाऊंगा सेक्शन वाइज चीज़ें कैसे होती हैं, बट इसमें चीज़ जो समझ ना आए वो आप लोगों ने पूछनी है। और दूसरी चीज़ है, इसके रिलेटेड मैं आपको ना छोटा सा टास्क दूंगा जो आप लोगों ने थोड़ा सा करना है। ठीक है, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का, इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं ना दूंगा, एक छोटा सा टास्क होगा जो आपका नेक्स्ट क्लास से पहले हो जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें होंगी HTML, CSS और बूटस्ट्रैप की। उसमें जो चीज़ समझ नहीं आएगी मेरे से पूछना। अरूज, आपने अपनी जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी ना, लास्ट टॉपिक जो से, वो आप एक दफ़ा देख लीजिए, फिर आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। ठीक है, ऐसा ऐसा अगर तो आपको क्लियर हो जाते हैं तो आप इन चीज़ों की तरफ साथ ही मूव ऑन कर देना। ठीक है, जैसे आपको बेटर लगेगा मुझे आप बता देना। और इसके अलावा लाइक हमारे पास यही सारी चीज़ें जो सी ना सारी इस तरह से हैं। अब हमने आगे ऐसा ऐसा चीज़ों की तरफ मूव करना है और उनके ऊपर हमने काम स्टार्ट करना है। अब आप लोगों के लैपटॉप्स के अंदर VS कोड होगा सबके पास। मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में कुछ पिक्चर सेंड करूँगा, आप लोगों ने वो सारी एक्सटेंशंस अपने VS कोड में इंस्टॉल कर लेनी है फॉर योर प्रोफेशनल वर्क और योर प्रोफेशनल चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वो आपने एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेनी सारी। वो मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा, आपको टास्क भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपका मिल जाएगा कि आपने क्या करना है इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। HTML के कुछ टैग्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि HTML के टैग्स वगैरह किस तरह से क्या करते हैं। और CSS बेसिकली स्टाइलिंग है आपकी। ठीक है, उसमें आपने स्टाइल करना होता है कि इस चीज़ को आपने स्टाइल देना तो कैसे देना है। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में एक रखनी है, CSS की स्टाइलिंग कभी भी इनलाइन नहीं करनी। दैट इज़ वेरी बैड अप्रोच, ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती। CSS की स्टाइल शीट हमेशा लता बनानी है आप लोगों ने। ठीक हो गया, तो ये चीज़ पे आपने इस तरह से काम करना है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और उस पर इंशाल्लाह काम करते हैं और आगे आपको मैं टास्क असाइन करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको भी प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ।